नमस्ते। कभी अपनी सैलरी स्लिप को ध्यान से देखा है? देखिए, 2025 के आखिर से ना भारत में सैलरी को कैलकुलेट करने का पूरा तरीका ही बदल गया है। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर हर नौकरी करने वाले इंसान की जेब पर, मतलब टेक होम सैलरी और भविष्य की बचत दोनों पर पड़ रहा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये महान भारतीय वेतन पुनर्गठन आखिर है क्या। अपनी सैलरी स्लिप देखकर कभी यह सवाल मन में आया है कि बेसिक पे इतनी कम क्यों होती है जबकि टोटल सीटीसी काफी ज्यादा सुनाई देती है? यकीन मानिए, बस यही एक सवाल इस पूरे बदलाव की जड़ में है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले उस बड़ी गड़बड़ी को समझना होगा जो सालों से हमारे सैलरी सिस्टम का एक हिस्सा बनी हुई थी। इस गड़बड़ी को एक फैंसी नाम दिया गया था, सीटीसी इंजीनियरिंग। होता यह था कि कंपनियां जानबूझकर बेसिक पे को बहुत कम रखती थीं और सैलरी के बड़े हिस्से को अलग अलग अलाउंस या भत्तों में दिखा देती थीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लंबे समय के फायदे होते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी, उनकी कैलकुलेशन सिर्फ बेसिक पे पर होती थी। तो सीधा सा हिसाब था, बेसिक पे कम तो कंपनी की जिम्मेदारी भी कम। असल में प्रॉब्लम यह थी कि पहले देश में लगभग 29 अलग अलग लेबर लॉ थे और कमाल की बात यह है कि हर कानून में वेतन यानी वेजेस की परिभाषा अलग अलग थी। इसी कंफ्यूजन ने कंपनियों को लूप होल्स का फायदा उठाने का मौका दिया। लेकिन अब इन सारे कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 नए लेबर कोड बना दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात, अब वेजेस की सिर्फ एक सिंगल स्टैंडर्ड परिभाषा है। तो सवाल यह है कि इस नई नियम पुस्तिका में ऐसा क्या है जो सब कुछ बदल रहा है। चलिए इसके सबसे जरूरी नियम को समझते हैं। देखिए, यह बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसकी नींव 2019 में ही रख दी गई थी जब कोड ऑन वेजेस को मंजूरी मिली और आखिरकार 21 नवंबर 2025 से यह कानून पूरी तरह लागू हो गए। आज 2026 में हम असल में उस दौर में हैं जहां सारी कंपनियां इसी नई व्यवस्था को अपनाने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे नए सिस्टम का दिल है वेजेस की ये नई यूनिफाइड परिभाषा। इसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, कि वेतन में क्या क्या हमेशा शामिल होगा। दूसरा, कि कौन सी चीजें इससे बाहर रखी गई हैं। और तीसरा, एक बहुत ही जरूरी शर्त जो असल में सारा खेल बदल देती है। और यही है वो शर्त जो पूरे खेल को पलट देती है। इसे कहते हैं 50% का नियम। और सच कहूं तो यही इस पूरे कानून का सार है। यह नियम 3 बड़े ही आसान स्टेप्स में काम करता है। देखिए, स्टेप 1 है कोर वेजेस। इसमें आपका बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस आता है। स्टेप 2 में कुछ चीजों को इससे बाहर रखा गया है जैसे कि एचआरए, बोनस वगैरह। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, स्टेप 3। अगर ये बाहर रखे गए सारे अलाउंस आपकी टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा हो जाते हैं तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे वापस आपकी कोर वेजेस में जोड़ दिया जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अब कंपनियों के लिए एक लाइन खींच दी गई है। किसी भी हालत में एक कर्मचारी की टोटल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा उसकी कोर वेज माना ही जाएगा। और यही वो नंबर है जिस पर अब सारे बड़े फायदों की गिनती होगी। और वो जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, जो 50% की लिमिट को पार करके वापस जुड़ता है, उसे एक नया नाम दिया गया है, डीम्ड वेजेस, यानी मानी गई मजदूरी। मतलब कानून की नजर में यह मान लिया जाता है कि यह पैसा भी आपकी सैलरी का ही हिस्सा है, भले ही स्लिप पर इसे अलाउंस दिखाया गया हो। अच्छा, तो वेतन की परिभाषा में इस एक बदलाव का असर किसी एक चीज पर नहीं बल्कि एक कर्मचारी को मिलने वाले लगभग हर बड़े फायदे पर पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेच्युटी। पहले क्या होता था, इसकी कैलकुलेशन सिर्फ उस कम वाली बेसिक पे और डीए पर होती थी। लेकिन अब इसकी गिनती नए ज्यादा वाले वैधानिक वेतन पर होगी जिसमें वो मानी गई मजदूरी भी शामिल है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी की टोटल सैलरी 1 लाख रुपए है और पुराने सिस्टम में उसकी बेसिक पे सिर्फ 30,000 रुपए थी, तो ग्रेच्युटी की सारी कैलकुलेशंस इसी 30,000 पर होती। लेकिन नए 50% वाले नियम के हिसाब से उसी इंसान का वैधानिक वेतन आधार अब कम से कम 50,000 रुपए हो जाएगा। जरा सोचिए, जिस बेस पर कैलकुलेशन हो रही है उसमें सीधे सीधे 66% की बढ़ोतरी हो गई। और यह कहानी सिर्फ ग्रेच्युटी की नहीं है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, लीव एनकैशमेंट हो या फिर ओवरटाइम का पैसा, इन सब की कैलकुलेशन अब उस पुराने कम बेसिक पे पर नहीं बल्कि इसी नए बढ़े हुए वैधानिक वेतन पर होगी। इस कानून का एक और बहुत बड़ा फायदा गिग और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को मिला है। पहले ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब फिक्स टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही इसका फायदा मिल जाएगा। तो चलिए इन सारी बातों को समेटते हैं। एक कर्मचारी के नजरिए से इसका निचोड़ क्या निकलता है, मतलब बॉटम लाइन क्या है। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें ये हैं। पहली, बेसिक पे अब टोटल सैलरी का कम से कम 50% होगी ही होगी। दूसरी, वो जो सीटीसी इंजीनियरिंग वाला खेल था वो अब खत्म हो गया है। तीसरी, रिटायरमेंट के फायदे जैसे पीएफ और ग्रेच्युटी अब काफी बढ़ जाएंगे। चौथी, इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ने से शायद हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो जाए। और आखिर में अब सारे लेबर लॉज में वेजेस की सिर्फ एक ही परिभाषा है।
कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। भारत अब कम वेतन कम सामाजिक सुरक्षा वाले मॉडल से ज्यादा वेतन ज्यादा सामाजिक सुरक्षा वाले सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। तो आखिरी सवाल यही उठता है कि क्या ये सही संतुलन है? मतलब आज हाथ में थोड़ा कम कैश लेना ताकि भविष्य ज्यादा सुरक्षित हो सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। नमस्ते और स्वागत है। आज 4 फरवरी 2026 है। आज हम सैलरी स्लिप के एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब देखते हैं लेकिन शायद ही कभी इसकी गहराई में जाते हैं। वेतन या वेजेस। हाल ही में 21 नवंबर 2025 से भारत सरकार ने इस एक शब्द की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है और इस एक बदलाव ने करोड़ों कर्मचारियों और हजारों कंपनियों की पूरी दुनिया हिला दी है। हमारे पास इंडिया लेबर कोड्स 2026 द मास्टर स्क्रिप्ट ऑन वेज कंप्लायंस शीर्षक वाली एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है और कुछ दूसरे कंप्लायंस गाइड्स भी हैं। और इनको पढ़ते हुए जो बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी वो ये कि सैलरी स्लिप का एक छोटा सा शब्द आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे उलट पुलट कर सकता है। आपका पीएफ, आपकी ग्रेच्युटी, आपका ओवरटाइम, सब कुछ, मतलब सब कुछ इसी एक शब्द पर टिका है और अब सब कुछ बदल गया है। तो आज का हमारा मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हम ये समझेंगे कि वेतन की इस नई परिभाषा के पीछे की लड़ाई क्या थी, ये नई परिभाषा असल में है क्या, और सबसे जरूरी इसका आपकी जेब और आपके भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 2025 से पहले भारत में 29 केंद्रीय और 100 से ज्यादा राज्य श्रम कानून थे। मुझे तो ये सुनकर ही चक्कर आ रहे हैं। क्या ये सच में इतना बड़ा सरदर्द था? सिरदर्द से भी कहीं ज्यादा। आप इसे कानूनों का एक ऐसा कंफ्यूजिंग जाल समझिए जिसमें कंपनियां अपने हिसाब से रास्ता निकाल लेती थीं और कर्मचारी वो अक्सर उलझ कर रह जाते थे। अच्छा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हर कानून में वेतन का मतलब अलग था। हर कानून में? जी। जो चीज प्रोविडेंट फंड एक्ट के लिए वेतन थी, हो सकता है वो बोनस एक्ट के लिए वेतन ना हो। ओके। और जो बोनस के लिए थी वो मिनिमम वेज एक्ट के लिए ना हो। अच्छा, मतलब एक ही सैलरी स्लिप के अलग अलग हिस्सों की गिनती अलग अलग कानूनों के हिसाब से होती थी। बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन ने जन्म दिया एक बहुत ही मशहूर प्रैक्टिस को जिसे कहते हैं सीटीसी इंजीनियरिंग। सीटीसी इंजीनियरिंग सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए कि आपकी सैलरी एक पिज्जा है और पीएफ, ग्रेच्युटी जैसी जरूरी टॉपिंग्स सिर्फ बेसिक पे वाले स्लाइस पे ही लगनी है। ठीक है, तो कंपनियों ने क्या किया? उन्होंने बेसिक पे का स्लाइस बिल्कुल छोटा सा कर दिया। मान लीजिए कुल पिज्जा का सिर्फ 20% या 30%। सिर्फ 20-30%? हाँ, और बाकी 70-80% पिज्जा को स्पेशल अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस जैसे अलग अलग नामों के स्लाइस में बांट दिया। वाह, मतलब टॉपिंग्स बचाने के लिए मेन स्लाइस ही छोटा कर दो। एकदम सही। इसका नतीजा ये होता था कि कर्मचारी के हाथ में हर महीने कैश तो ज्यादा आता था क्योंकि कटौतियां कम होती थी। हाँ, ये तो अच्छा लगता होगा। लगता तो था, लेकिन उनकी सामाजिक सुरक्षा यानी उनका भविष्य बहुत कमजोर हो जाता था। पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना उस छोटे से बेसिक पे वाले स्लाइस पर होती थी, तो रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाला पैसा बहुत कम हो जाता था। हमारी रिपोर्ट में 2019 के एक सुप्रीम कोर्ट केस का भी जिक्र है, आरपीएफसी बनाम विवेकानंद विद्या मंदिर। क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए, कोर्ट ने कोशिश बहुत अच्छी की थी। कोर्ट ने कहा कि जो भत्ते सभी कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के दिए जाते हैं उन्हें मूल वेतन का हिस्सा माना जाना चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी कि इस फैसले में भी इतनी कानूनी बारीकियां और लूपहोल्स थे कि जमीनी स्तर पर ज्यादा कुछ बदला नहीं। अच्छा। कंपनियां अपने अलाउंस का नाम बदलकर फिर से वही खेल शुरू कर देती थीं। एक स्थायी समाधान की जरूरत थी। और वो स्थायी समाधान अब इन 4 नए लेबर कोड्स के रूप में आया है जिन्होंने पुराने 29 कानूनों की जगह ले ली है। जी। 21 नवंबर 2025 से अब वेतन की सिर्फ एक यूनिफाइड परिभाषा है जो कोड ऑन वेजेस के सेक्शन 2Y में दी गई है। सिर्फ एक परिभाषा? हाँ, और सबसे बड़ी बात, यही एक परिभाषा अब चारों कोड्स पर लागू होती है। पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, सब कुछ अब इसी एक परिभाषा से तय होगा। सीटीसी इंजीनियरिंग का खेल अब खत्म। तो चलिए इस नई मास्टर परिभाषा को डिकोड करते हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये 3 हिस्सों में बटी है। कुछ चीजें जो हमेशा शामिल होंगी, इंक्लूजन्स, कुछ जो बाहर रखी जाएंगी, एक्सक्लूजन्स, और एक बहुत बड़ी शर्त, प्रोविजो। तो इस नई परिभाषा का आधार क्या है? क्या चीजें हैं जो हमेशा वेतन मानी जाएंगी चाहे कुछ भी हो जाए? बस 3 चीजें। कानून कहता है कि ये सैलरी का वो कोर या अनकंडीशनल हिस्सा है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ओके, और वो क्या है? पहला है बेसिक पे, जो आपके काम का मूल वेतन है।
दूसरा है महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई की मार से बचाने के लिए मिलता है। ठीक है, बेसिक और डीए। तीसरा? और तीसरा है रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस, ये तो मैंने ज्यादा नहीं सुना। ये उन मौसमी उद्योगों जैसे चीनी मिलों में काम आता है। जब मिल बंद होती है तब भी कुछ जरूरी कर्मचारियों को कंपनी अपने साथ बनाए रखने के लिए ये भत्ता देती है। समझ गया। तो ये 3 चीजें मिलकर कोर वेज बनाती हैं। ये तो हमेशा वेतन का हिस्सा रहेंगी। ठीक है, ये तो काफी सीधा साधा लगता है, लेकिन जैसा आपने कहा, असली खेल तो इस बात में है कि क्या क्या वेतन नहीं माना जाएगा। तो इस एक्सक्लूजन लिस्ट में क्या क्या है? इस लिस्ट में करीब 11 चीजें हैं। कुछ बड़ी चीजें हैं, जैसे आपका हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी की तरफ से मिलने वाला कन्वेंस या यात्रा भत्ता, ओवरटाइम का पैसा, एचआरए और कन्वेंस भी बाहर हैं। जी, और किसी भी तरह का कमीशन। इसके अलावा कानूनी तौर पर मिलने वाला बोनस, ग्रेचुइटी और नौकरी से निकाले जाने पर मिलने वाला मुआवजा भी इस लिस्ट में शामिल है। एक मिनट, अगर ये सब चीजें वेतन की परिभाषा से बाहर हैं, तो फिर कंपनियां अभी भी वही पुराना खेल नहीं खेल सकती। बस इन 11 एक्सक्लूजन्स में ज्यादा से ज्यादा पैसा डाल दें और बेसिक पे को फिर से छोटा कर दें। यही वो लूप होल था जिसे बंद करना सबसे जरूरी था, और यहीं पर कानून अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करता है, जिसे हम कहते हैं 50% कैप रूल। 50% कैप रूल? जी, ये एक अकेली शर्त पूरी सीटीसी इंजीनियरिंग की नींव हिला देती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? नियम बहुत सरल है। ये कहता है कि आपकी सैलरी में जो एक्सक्लूजन वाली लिस्ट है, मतलब एचआरए, अलाउंस, कमीशन वगैरह, उन सब का कुल जोड़ आपकी टोटल सैलरी, या जिसे कानूनी भाषा में रेम्यूनरेशन कहते हैं, उसके 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। रेम्यूनरेशन शब्द क्यों, सैलरी क्यों नहीं? क्योंकि रेम्यूनरेशन एक ज्यादा व्यापक शब्द है। इसमें आपकी सैलरी के अलावा हर तरह का भुगतान शामिल है, सिवाय ग्रेचुइटी और छटनी के मुआवजे के। ओके। तो अगर आपके सारे भत्ते आपकी कुल रेम्यूनरेशन के 50% की सीमा को पार कर जाते हैं, तो जितनी भी अतिरिक्त रकम होगी तो उसे जबरदस्ती वापस आपके वेतन में जोड़ दिया जाएगा, और इस अतिरिक्त रकम को कहते हैं डीम्ड वेजेस। ओके, ये दिलचस्प है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की कुल सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। ठीक है। और जैसा पहले होता था, कंपनी ने उसकी बेसिक पे सिर्फ 30,000 रुपए रखी है और बाकी के 70,000 रुपए अलग अलग भत्तों में डाल दिए हैं। अब ये नया नियम इस पर कैसे लागू होगा? बिल्कुल सही उदाहरण है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। हाँ, बताइए। पहला स्टेप, कर्मचारी की कुल रेम्यूनरेशन है 1 लाख रुपए। ठीक है। दूसरा स्टेप, कानून के हिसाब से 50% की सीमा हुई 50,000 रुपए। इसका मतलब उसके भत्ते 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तीसरा स्टेप, लेकिन उसकी सैलरी में कुल एक्सक्लूजन यानी भत्ते कितने हैं? 70,000 रुपए, 70,000, जो कि 50,000 से ज्यादा है। बिल्कुल। तो चौथा स्टेप, भत्ते तय सीमा से कितने ज्यादा है? 70,000 माइनस 50,000 यानी 20,000 रुपए। 20,000 रुपए ज्यादा है। हाँ, और यही जो 20,000 रुपए की अतिरिक्त राशि है, यही डीम्ड वेजेस है। अच्छा, तो ये डीम्ड वेजेस हैं। जी, और अब आखिरी स्टेप, पीएफ, ग्रेचुइटी जैसी चीजों की गणना के लिए उसका स्टैट्यूटरी वेज होगा, उसका कोर वेज, जो 30,000 रुपए बेसिक पे है। उसमें ये डीम्ड वेजेस जुड़ जाएंगे? हाँ, उसमें ये 20,000 जुड़ जाएंगे, तो कुल मिलाकर हुआ 50,000 रुपए। वाह, मतलब सैलरी स्लिप पर बेसिक भले ही 30,000 दिखे, लेकिन कानून की नजर में उस महीने के लिए उसका वेतन 50,000 रुपए माना जाएगा और सारी गणना इसी पर होगी। एग्जैक्टली। ये तो एक तरह से ऑटो करेक्शन जैसा है। अगर आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर गड़बड़ है तो कानून उसे खुद ही ठीक कर देगा। आपने एकदम सही समझा। ये एक ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग मैकेनिज्म है। अब कंपनियां चाहकर भी बेसिक सैलरी को कुल सैलरी के 50% से नीचे नहीं रख सकती, और अगर करती हैं तो कानून उसे अपने आप 50% पर ले आएगा। क्या इसका असर जमीन पर दिखना शुरू हो गया है? क्या कंपनियां सच में इसे लेकर परेशान हैं? बिल्कुल। हमारी रिपोर्ट में आदित्य बिरला कैपिटल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उन्होंने खुद बताया कि इन नए कोड्स को लागू करने की वजह से हाँ, वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में उनके मुनाफे पर सीधे सीधे 38 करोड़ रुपए का असर पड़ा। 38 करोड़? जी, ये दिखाता है कि कंपनियां अब सामाजिक सुरक्षा के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसा अलग रखने पर मजबूर हैं। और जाहिर है इसका असर सिर्फ पीएफ तक ही सीमित नहीं होगा, उन सभी चीजों पर असर पड़ेगा जिनकी गणना वेतन के आधार पर होती है, जैसे कि ग्रेचुइटी। हाँ, ग्रेचुइटी पर इसका बहुत बड़ा असर है। अब उसकी गणना भी इसी बढ़े हुए स्टैट्यूटरी वेज पर होगी, जिससे कर्मचारी को रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ते समय ज्यादा पैसा मिलेगा। ये तो अच्छी खबर है। लेकिन ग्रेचुइटी में एक और क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, जो फिक्स टर्म कर्मचारियों यानी FTEs से जुड़ा है। अच्छा, वो क्या है? पहले ग्रेचुइटी का हकदार बनने के लिए कम से कम 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करना जरूरी था। हाँ, वो तो नियम था। अब फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए ये सीमा घटाकर सिर्फ 1 साल कर दी गई है। क्या, सिर्फ 1 साल? जी, अब अगर कोई फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल भी पूरा करता है तो उसे प्रो राटा आधार पर ग्रेचुइटी मिलेगी। ये तो गिग इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के दौर में बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा। ये मानता है कि अगर कोई 1 साल भी किसी कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है तो वो सामाजिक सुरक्षा का हकदार है।
इससे कंपनियों को शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखने से पहले 2 बार सोचना होगा। सही बात है। और छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसे यानी लीव एनकैशमेंट का क्या? उस पर भी यही नियम लागू होता है। पहले कई कंपनियां सिर्फ बेसिक पे के आधार पर ही लीव एनकैश करती थी, जिससे कर्मचारी को काफी नुकसान होता था। बिल्कुल। अब लीव एनकैशमेंट की गणना भी इसी बढ़े हुए वेतन पर होगी। तो अगर किसी की 10 छुट्टियां बची हैं तो उसे उनके बदले ज्यादा पैसा मिलेगा। और ओवरटाइम? मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर वेतन बढ़ गया है तो ओवरटाइम का रेट भी बढ़ जाएगा। आपका अंदाजा सही है। ओवरटाइम का भुगतान नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस के 2 गुने दर पर किया जाता है। चूंकि अब वेतन की परिभाषा के कारण नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस खुद ही बढ़ गया है, तो ओवरटाइम का रेट भी अपने आप बढ़ जाएगा। इस रिपोर्ट में एक और छोटी पर दिलचस्प बात लिखी है, दैनिक मजदूरी की गणना के बारे में। अब महीने को 30 की जगह 26 दिनों से भाग दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी मजदूरी रोज के हिसाब से तय होती है। ओके। इसका सिद्धांत ये है कि एक महीने में औसतन 4 साप्ताहिक छुट्टियां होती हैं जिन पर काम नहीं होता, तो काम के दिन 26 ही माने जाएंगे। ठीक है, लॉजिकल है। जब आप महीने की सैलरी को 26 से भाग देते हैं तो एक दिन की मजदूरी ज्यादा बनती है बजाय 30 से भाग देने के। ये कर्मचारी के लिए एक और फायदा है। तो कुल मिलाकर ये एक तरह का विरोधाभास है। कानून कह रहा है कि टेक होम सैलरी शायद थोड़ी कम हो जाए क्योंकि पीएफ जैसी कटौतियां ज्यादा होंगी, बिल्कुल, लेकिन भविष्य ज्यादा सुरक्षित होगा। ये आज के खर्च और कल की सुरक्षा के बीच एक जबरदस्त रीबैलेंसिंग है, जिसका कंट्रोल पहले पूरी तरह से कंपनियों के हाथ में था। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये बिल्कुल यही है। ये एक मजबूर बचत है जो कर्मचारी के लंबे समय के वित्तीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है। तो आज हमने भारत के नए श्रम कानूनों के सबसे बड़े बदलाव, वेतन की नई परिभाषा को समझा। हमने देखा कि कैसे 100 से ज्यादा कानूनों के जाल को हटाकर एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया गया है और कैसे 50% कैप रूल ने सीटीसी इंजीनियरिंग के दौर को खत्म कर दिया है। कर्मचारियों के लिए इसका मतलब है बेहतर सामाजिक सुरक्षा और ज्यादा पारदर्शी सैलरी स्ट्रक्चर। जाते जाते एक विचार छोड़कर जा रही हूँ जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जरूर। जब कानून ने वेतन के लिए नाम के बजाय काम का सिद्धांत अपना लिया है, यानी आप उसे अलाउंस कहें या कुछ और, अगर वो वेतन का हिस्सा है तो माना जाएगा, तो रोजगार अनुबंधों का अगला क्षेत्र कौन सा हो सकता है जहाँ ऐसा ही बदलाव दिखे? दिलचस्प सवाल है। आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? मैं कंसल्टेंट और कर्मचारी के बीच की धुंधली होती रेखा की बात कर रही हूँ। अच्छा। आज की गिग इकोनॉमी में कई कंपनियां लोगों को कंसल्टेंट या फ्रीलांसर के तौर पर काम पर रखती हैं ताकि उन्हें कर्मचारी वाले लाभ ना देने पड़े, जबकि वो काम बिल्कुल एक कर्मचारी की तरह ही कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो होता है। जैसे इस कानून ने फिक्स टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर लाभ दिए हैं, क्या अगला कदम कंसल्टेंट के काम के नेचर को देखकर ये तय करना होगा कि क्या वो असल में एक कर्मचारी है? ये सवाल तो आने वाले समय में रोजगार कानूनों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिल्कुल। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारत के नए लेबर कोड के एक ऐसे पहलू पर चर्चा कर रही हैं जो शायद पिछले 70 सालों में देश के श्रम कानूनों में आया सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद बदलाव है। मेरा मतलब है 21 नवंबर 2025 से लागू हुई वेतन यानी वेजेस की एक नई एकीकृत परिभाषा। और इस चर्चा का दिल एक सीधा सवाल पर टिका है। क्या वेतन की ये नई परिभाषा, खास तौर पर इसका जो 50% बेसिक सैलरी वाला नियम है, भारतीय कर्मचारियों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है जो उनकी सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करता है? या फिर जैसा मेरा मानना है, ये दशकों की अस्पष्टता को खत्म करके कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला एक बहुत जरूरी सुधार है। और मेरा तर्क ये है कि ये नियम भले ही नेक इरादे से बनाया गया हो, जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। ये व्यवसायों पर एक ऐसा बोझ है जिसे उठाना प्रैक्टिकल नहीं है, और इसके जो अनएक्सपेक्टेड परिणाम है वो फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। चलिए इस बहस की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस समस्या की शुरुआत हुई थी। देखिए, पिछले 70 सालों से भारत का लेबर लॉ एक भूल भुलैया जैसा था। 29 अलग अलग केंद्रीय कानून, और मजे की बात यह कि हर कानून में वेतन की अपनी अलग परिभाषा थी। प्रोविडेंट फंड के लिए वेतन का मतलब कुछ और, ग्रेच्युटी के लिए कुछ और बोनस के लिए कुछ और ही था। इस कानूनी उलझन ने एक कल्चर को जन्म दिया जिसे हम सब सीटीसी इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, और हमें ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि पुरानी व्यवस्था में गंभीर खामियां थीं। सीटीसी इंजीनियरिंग एक हकीकत थी। कंपनियां क्या करती थी, वो कर्मचारी की बेसिक सैलरी को कुल सैलरी का 20%, 30% या कभी-कभी तो और भी कम रखती थी, और बाकी का एक बड़ा हिस्सा स्पेशल अलाउंस जैसे फैंसी नामों वाले भत्तों में डाल दिया जाता था। इसका नतीजा, कर्मचारी की टेक होम सैलरी तो अच्छी दिखती थी, लेकिन उसका प्रोविडेंट फंड, उसकी ग्रेच्युटी यानी उसके रिटायरमेंट और भविष्य की सुरक्षा एक बहुत ही कमजोर बुनियाद पर टिकी होती थी। ये एक तरह से एक वित्तीय धोखा था जो पूरी तरह कानूनी था।
मैं यहां तक तो आपके साथ हूं, समस्या असली थी, लेकिन क्या उस समस्या का हल यह है कि आप एक हथौड़ा लेकर पूरी व्यवस्था को ही तोड़ दें? मेरी आपत्ति इस बदलाव के इरादे से नहीं, बल्कि इसके लागू करने के तरीके से है, खासकर इस 50% कैप के कठोर नियम से। ये एक वन साइज फिट्स ऑल वाला समाधान है जो भारत के विविध बिजनेस लैंडस्केप को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। पर ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, ये एक न्यूनतम मानक तय करता है। इसे ऐसे समझिए, सरकार कह रही है कि आपकी सैलरी का केक चाहे जितनी भी टुकड़ों में कटा हो, बेसिक, HRA, अलाउंस, कम से कम आधा केक मुख्य केक माना जाएगा जिस पर आपके भविष्य की बचत की टॉपिंग लगेगी। यह उस स्पेशल अलाउंस वाले खेल को खत्म करता है जो असल में एक बैलेंसिंग फिगर के अलावा कुछ नहीं था। 2019 में विवेकानंद विद्या मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरफ इशारा किया था। ये कोड बस उसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। निर्णायक कदम या एक प्रशासनिक दुस्वप्न? आपने पारदर्शिता की बात की, लेकिन जमीनी हकीकत में यह कंपनियों के HR और पेरोल टीमों के लिए एक सिरदर्द बन गया है। जरा सोचिए, नियम कहता है कि अगर आपके भत्ते कुल पारिश्रमिक के 50% से ज्यादा हैं, तो जो भी अतिरिक्त राशि है उसे डीम्ड वेज मानकर बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें समस्या क्या है? ये तो बस सुनिश्चित कर रहा है कि आपकी असल कमाई का ज्यादा हिस्सा आपकी सामाजिक सुरक्षा में जाए। समस्या इसके असर में है। इससे कंपनियों की ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की देनदारी रातों रात बढ़ गई है। आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी। आदित्य बिड़ला कैपिटल ने कहा कि इन कोड्स के कारण उनके मुनाफे पर 38 करोड़ रुपए का असर पड़ा। कई कंपनियों के लिए यह आंकड़ा इससे भी बड़ा है। और यह सिर्फ एक बार का असर नहीं है, ये हर महीने की एक नई चुनौती है। तो मेरा सवाल यह है कि हम एक समस्या को सुलझाने के लिए 10 नई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। आप इसे समस्या कह रहे हैं, मैं इसे जिम्मेदारी कहती हूँ। दशकों से कंपनियां कम योगदान देकर अपनी जिम्मेदारी से बचती आ रही थी। अब उन्हें वो कीमत चुकानी पड़ रही है जो उन्हें हमेशा चुकानी चाहिए थी। ये कोई नया बोझ नहीं है, ये एक पुराने कर्ज की अदायगी है जो कर्मचारियों का उन पर बकाया था। लेकिन इस कर्ज को चुकाने का तरीका तो देखिए। चलिए वेरिएबल पे की बात करते हैं, जो आज की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। कल्पना कीजिए मुंबई में एक रियल एस्टेट एजेंट की। उसकी बेसिक सैलरी शायद 30,000 रुपए हो, लेकिन एक बड़ी डील क्लोज करने पर उसे एक तिमाही में 5 लाख का कमीशन मिलता है। अब उस महीने क्या होगा? उस महीने उसकी कमाई ज्यादा हुई तो उसका PF योगदान भी ज्यादा होगा। ये तो तर्कसंगत है। बिल्कुल नहीं, ये कैश फ्लो का एक दुस्वप्न है। उस महीने नए नियम के तहत उसके 5 लाख का एक बड़ा हिस्सा डीम्ड वेज मान लिया जाएगा। डीम्ड वेज यानी कानून की नजर में इसे वेतन ही गिना जाएगा, भले ही आपकी सैलरी स्लिप पर इसे कमीशन या बोनस लिखा गया हो। अब उस डीम्ड वेज पर PF कटेगा। इसका मतलब है कि कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए उस महीने का कैश फ्लो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। कंपनियां इस तरह की अस्थिरता के लिए बजट कैसे बना सकती हैं? ये अनुमान लगाने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। मुझे लगता है कि आप इसे गलत तरीके से देख रहे हैं। ये अस्थिरता नहीं है, ये वास्तविकता का प्रतिबिंब है। अगर कोई कर्मचारी वास्तव में एक महीने में ज्यादा कमा रहा है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा में भी उस महीने ज्यादा योगदान क्यों नहीं होना चाहिए? पहले क्या होता था? वही सेल्स कर्मचारी 5 लाख का कमीशन कमाता था, लेकिन उसके रिटायरमेंट फंड में पैसा उसकी 30,000 की बेसिक सैलरी के हिसाब से ही जाता था। क्या ये उचित था? ये नया नियम सुनिश्चित करता है कि कमाई का हर हिस्सा, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल, कर्मचारी के लॉन्ग टर्म वित्तीय भविष्य में योगदान करे। मैं लॉन्ग टर्म भविष्य के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हम आज की हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और चलिए मैं आपको इसका एक और अनपेक्षित परिणाम बताता हूं जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है। ESI यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना का उदाहरण लीजिए। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिनका वेतन 21,000 रुपए प्रति माह तक है और उन्हें स्वास्थ्य लाभ देती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। अब एक कर्मचारी की स्थिति देखिए। मान लीजिए उसका बेसिक वेतन 15,000 रुपए है और भत्ते 10,000 रुपए हैं, कुल 25,000 रुपए। पुराने नियमों के तहत उसका वेतन 21,000 रुपए से कम गिना जा सकता था और वह ESI के दायरे में आता। लेकिन अब इस 50% कैप की वजह से उसके भत्तों का एक हिस्सा डीम्ड वेज में जुड़ जाएगा। इससे उसका गणना किया गया वैधानिक वेतन 21,000 रुपए की सीमा को पार कर जाएगा और नतीजा वह ESI के दायरे से बाहर हो जाएगा। ठीक समझे, वो कर्मचारी ESI के स्वास्थ्य लाभों से बाहर हो जाएगा। तो एक ऐसा सुधार जो सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने का दावा करता है, वो असल में कुछ सबसे कमजोर कर्मचारियों से उनकी मौजूदा स्वास्थ्य सुरक्षा छीन रहा है। क्या ये गंभीर विरोधाभास नहीं है? हम एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से छीन रहे हैं। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि किसी भी इतने बड़े संरचनात्मक परिवर्तन में कुछ शुरुआती विसंगतियां हो सकती हैं। ESI का मुद्दा उनमें से एक है, लेकिन हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। लक्ष्य एक खंडित और अस्पष्ट प्रणाली को एक एकीकृत और मजबूत प्रणाली से बदलना है। मुझे विश्वास
विश्वास है कि ईएसआई जैसी योजनाओं के लिए पात्रता सीमाएं भी समय के साथ इस नई परिभाषा के अनुरूप एडजस्ट की जाएंगी। यह एक नींव का पत्थर है। आप एक दो दरारों को देखकर पूरी इमारत की मजबूती पर सवाल नहीं उठा सकते। और उस नींव को बनाने में जो तत्काल लागत और व्यवधान आ रहा है, उसका क्या? इस कानून को 21 नवंबर 2025 से बिना किसी ट्रांजिशन पीरियड के एक झटके में लागू कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि जो कंपनियां तैयार नहीं थीं, उनके रोजगार अनुबंध रातों रात गैर कानूनी हो गए। उन्हें अपने पूरे पेरोल सिस्टम को फिर से बनाना पड़ा, हजारों कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर को बदलना पड़ा। यह शॉक थेरेपी कई व्यवसायों के लिए, खासकर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए अनावश्यक रूप से दर्दनाक रही है। आप इसे शॉक थेरेपी कह रही हैं, लेकिन ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इन लेबर कोड्स पर सालों से चर्चा हो रही थी। इन्हें 2019-20 में ही संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। जागरूक नियोक्ताओं के पास तैयारी के लिए 2 साल से ज्यादा का समय था। एक लंबा ट्रांजिशन पीरियड देने का मतलब होता पुरानी शोषणकारी प्रथाओं को और लंबे समय तक चलने देना। कभी-कभी एक सड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक निर्णायक और तत्काल कदम उठाना ही पड़ता है। चलिए 50% नियम से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारा ध्यान इसी पर चला गया है। इस कोड में और भी बदलाव हैं। फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेजुइटी की पात्रता को 5 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। सैद्धांतिक रूप से यह एक बहुत अच्छा कदम लगता है। यह एक बेहतरीन कदम है। यह गिग इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। पहले 5 साल की शर्त के कारण उन्हें कभी ग्रेजुइटी मिलती ही नहीं थी। अब 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भी वे इसके हकदार हैं। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं फिर वही कहूंगा, इरादा नेक है, पर परिणाम? इसका मतलब यह है कि कंपनियों को अब बहुत कम अवधि के अनुबंधों के लिए भी ग्रेजुइटी का प्रावधान करना होगा। सोचिए एक स्टार्टअप के बारे में जो 1 साल के प्रोजेक्ट के लिए कुछ डेवलपर्स को हायर करता है। अब उसे उन पर ग्रेजुइटी का अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी उठाना होगा। ये नए और छोटे व्यवसायों को कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखने से हतोत्साहित कर सकता है। क्या हम अनजाने में गिग इकोनॉमी की गति को धीमा कर रहे हैं? तो आपका मतलब है कि कंपनियों की आसानी के लिए हमें कर्मचारियों को उनके कानूनी हक से वंचित रखना चाहिए? ग्रेजुइटी कोई इनाम नहीं है, ये एक कर्मचारी का अधिकार है। उसकी सालों की सेवा के लिए एक धन्यवाद, चाहे वो सेवा 1 साल की हो या 5 साल की। ये कोड बस उस अधिकार को पहचान रहा है जो हमेशा से मौजूद होना चाहिए था। मैं अधिकार की बात नहीं कर रहा, मैं व्यवहारिकता की बात कर रहा हूं। हर नियम के ऐसे व्यवहारिक परिणाम होते हैं जिन्हें सिर्फ सैद्धांतिक लाभों के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने अनुपालन के जाल की बात की थी, ये उसी का एक और उदाहरण है। अब एक कंपनी को हर भत्ते के लिए दस्तावेज और सबूत बनाए रखने होंगे कि ये रोजगार की प्रकृति द्वारा आवश्यक विशेष खर्चों को पूरा करने के लिए है। एक छोटी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट ये सब कैसे मैनेज करेगा? ये बड़ी कंपनियों के लिए भी आसान नहीं है। ये अनुपालन का जाल नहीं है, ये जवाबदेही का एक ढांचा है। ये नियोक्ताओं को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वे अपने कर्मचारियों को भुगतान क्यों और कैसे कर रहे हैं। ये मनमाने स्पेशल अलाउंसेस की बजाय एक तर्कसंगत और पारदर्शी वेतन संरचना को प्रोत्साहित करता है। हाँ, इसमें शुरुआत में मेहनत लगेगी, लेकिन लंबे समय में ये एक स्वच्छ और निष्पक्ष प्रणाली बनाएगा। लंबे समय की बात करना आसान है, लेकिन जो व्यवसाय आज संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए यह एक तत्काल बोझ है। ये सुधार एक ऐसे समय में आया है जब अर्थव्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। क्या ये सही समय था इतने बड़े बदलाव के लिए? एक चरणबद्ध कार्यान्वयन जहां कंपनियों को तैयारी के लिए समय मिलता, कहीं ज्यादा समझदारी और कम विघटनकारी होता। संक्षेप में कहूं तो वेतन की यह नई एकीकृत परिभाषा एक ऐतिहासिक और नितांत आवश्यक सुधार है। यह सीटीसी इंजीनियरिंग की उस शोषणकारी प्रथा को समाप्त करती है जिसने दशकों तक कर्मचारियों को उनकी उचित सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा। हाँ, शुरुआती प्रशासनिक चुनौतियां हैं, लेकिन वे उस दीर्घकालिक और मौलिक लाभ के सामने बहुत छोटी हैं जो देश के करोड़ों कर्मचारियों को मिलने वाला है। यह पारदर्शिता लाता है और सुनिश्चित करता है कि आपकी सामाजिक सुरक्षा आपके वास्तविक पारिश्रमिक को दर्शाए। और मैं ये कहूंगा कि हालांकि इसका उद्देश्य प्रशंसनीय है, 50% कैप का कठोर कार्यान्वयन एक आयामी और अदूरदर्शी दृष्टिकोण है। यह जमीनी हकीकत की जटिलताओं को समझने में विफल रहता है। यह विशेष रूप से वेरिएबल पे वाले क्षेत्रों में परिचालन संबंधी सिरदर्द पैदा करता है, कंपनियों पर वित्तीय दबाव डालता है और ईएसआई कवरेज जैसे क्षेत्रों में कर्मचारियों को अनजाने में नुकसान पहुंचाता है। तारपारता और सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका अधिक सूक्ष्म और चरणबद्ध होना चाहिए था। यह स्पष्ट है कि यह भारतीय श्रम कानून में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह एक साहसिक कदम है जो कार्यबल को मजबूत करने का वादा करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन की जटिलताएं और परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं। क्या यह सुधार वास्तव में एक उच्च वेतन, उच्च सामाजिक सुरक्षा के युग की शुरुआत करेगा, या यह अनुपालन के बोझ तले दबकर रह जाएगा, यह देखना बाकी है।
इस सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जा सकता है। नमस्कार। 21 नवंबर 2025 ये तारीख इंडियन कॉर्पोरेट और लीगल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है। इस दिन भारत के 4 नए लेबर कोड्स, द कोड ऑन वेजेस 2019, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 और द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 पूरी तरह से लागू हो गए। इन नए कानूनों ने पुराने 29 अलग अलग लेबर लॉज को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन इन सब बदलावों के सेंटर में, इनकी बुनियाद में एक सबसे क्रिटिकल लीगल कॉन्सेप्ट है जो पूरे पेरोल और कंप्लायंस स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। वो है यूनिफाइड डेफिनेशन ऑफ वेजेस। आज हम सेक्शन 2Y ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019 का एक डीप लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। ये वही डेफिनेशन है जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के सेक्शन 288 और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के सेक्शन 2ZQ में भी मिरर की गई है। अब वेजेस का मतलब हर एक्ट के लिए अलग नहीं होगा। अब सिस्टम यूनिफाइड है और कंप्लायंस स्ट्रिक्ट है। सबसे पहले हमें वेजेस के स्ट्रक्चर को समझना होगा। कानून ने वेजेस को 3 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट पार्ट है इंक्लूजन्स, यानी वो कंपोनेंट्स जो हमेशा वेजेस माने जाएंगे। सेकंड पार्ट है एक्सक्लूजन्स, यानी वो कंपोनेंट्स जो वेजेस नहीं माने जाएंगे। और थर्ड और सबसे जरूरी पार्ट है प्रोविजोज, जिसमें हम 50% कैप रूल को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दी इंक्लूजन्स। सेक्शन 2Y के मुताबिक वेजेस का मतलब है वो सारी रेम्यूनरेशन, सैलरी या अलाउंसेस जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सके। इसमें 3 स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं जो आपकी कोर वेज बेस बनाते हैं। नोट कीजिए, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। 1 बेसिक पे, 2 डियरनेस अलाउंस यानी DA और 3 रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस का मतलब वो पैसा है जो किसी एम्प्लॉय को तब दिया जाता है जब फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट चल नहीं रही होती, ताकि एम्प्लॉय काम पर वापस आने के लिए अवेलेबल रहे। ये 3 कंपोनेंट्स बेसिक, DA और रिटेनिंग अलाउंस मिलकर आपका अनकंडीशनल वेज बेस बनाते हैं। आप चाहे किसी भी तरह की सैलरी स्ट्रक्चरिंग कर ले, इन 3 कंपोनेंट्स को आप वेजेस से बाहर नहीं कर सकते। प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन का बेस यही कंपोनेंट्स होंगे। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर, दी एक्सक्लूजन्स। कानून ने एक स्पेसिफिक लिस्ट दी है जिसे हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं। इसमें 11 आइटम्स हैं जो क्लॉज A से लेकर क्लॉज K तक डिफाइंड है। इन आइटम्स को वेजेस नहीं माना जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि ये एक्सक्लूजन्स जेन्युइन होने चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है। क्लॉज A कहता है कि स्टैट्यूटरी बोनस जो किसी कानून के तहत दिया जा रहा है वो वेजेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन याद रखिए परफॉर्मेंस बोनस या इंसेंटिव जो स्टैट्यूटरी नहीं है उस पर सवाल उठ सकते हैं। क्लॉज B एक्सक्लूड करता है वैल्यू ऑफ अमेनिटीज को, जैसे कि हाउस अकोमोडेशन, लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस या कोई और अमेनिटी जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की हो। ध्यान दें, यहाँ HRA नहीं बल्कि एक्चुअल सुविधा यानी वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन की बात हो रही है। क्लॉज C एक्सक्लूड करता है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन किसी भी पेंशन या प्रोविडेंट फंड में और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। क्लॉज D कहता है कि कन्वेंस अलाउंस या ट्रैवलिंग कंसेशन की वैल्यू वेजेस नहीं है। क्लॉज E बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा सम जो एम्प्लॉय को स्पेशल एक्सपेंसेस डिफरे करने के लिए दिया गया हो, जो उसके काम की नेचर यानी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से जरूरी हो, वो वेजेस नहीं माना जाएगा। लेकिन कंप्लायंस ऑडिट में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस एक्चुअल में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है। सिर्फ स्पेशल अलाउंस नाम रख देने से काम नहीं चलेगा। क्लॉज F स्पेसिफिकली हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA को एक्सक्लूड करता है। क्लॉज G में वो रेम्यूनरेशन आती है जो किसी अवार्ड, सेटलमेंट या कोर्ट ऑर्डर के तहत दी जाती है। क्लॉज H ओवरटाइम अलाउंस को वेजेस से बाहर रखता है। क्लॉज I कमीशन को एक्सक्लूड करता है, चाहे वो सेल्स पर हो या टर्नओवर पर। क्लॉज J ग्रेचुइटी को एक्सक्लूड करता है जो टर्मिनेशन पर मिलती है। और आखिरी क्लॉज K रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स या एक्सग्रेशिया पेमेंट्स जो सर्विस खत्म होने पर मिलते हैं, उन्हें एक्सक्लूड करता है। तो ये थी हमारी एक्सक्लूजन लिस्ट, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होता है सबसे बड़ा लीगल ट्विस्ट, जिसे हम कहते हैं द प्रोविजो या द 50% रूल। सेक्शन 2Y के बाद लिखा गया प्रोविजो ये कहता है कि अगर आपके एक्सक्लूजन्स स्पेसिफिकली क्लॉज A से लेकर क्लॉज I तक आपकी टोटल रेम्यूनरेशन के 50% यानी 50% से ज्यादा हो जाते हैं, तो वो एक्सेस अमाउंट वेजेस में ऐड कर दिया जाएगा। इसे हम डीम्ड वेजेस कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की टोटल मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है।
उसका बेसिक और डीए मिलाकर सिर्फ 40,000 रुपए है और बाकी 60,000 रुपए अलाउंसेस हैं, जैसे एचआरए, ओवरटाइम और स्पेशल अलाउंस। कानून कहता है कि एक्सक्लूडेड हिस्सा टोटल सैलरी का 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 लाख का 50% होता है 50,000, लेकिन यहाँ एक्सक्लूजन है 60,000। तो जो डिफरेंस है 60,000 माइनस 50,000 यानी 10,000 रुपए, उसे डीम्ड वेजेस माना जाएगा। अब उस एम्प्लॉय की स्टैट्यूटरी वेज 40,000 नहीं बल्कि 40,000 प्लस 10,000 यानी 50,000 रुपए मानी जाएगी। इसका सीधा असर ये होगा कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी का कंट्रीब्यूशन अब इस बढ़ी हुई 50,000 की रकम पर कैलकुलेट होगा, ना कि पुरानी 40,000 पर। इससे एम्प्लॉयर की कॉस्ट बढ़ेगी और एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी कम हो सकती है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी। एक और टेक्निकल पॉइंट नोट करें, जब हम 50% की लिमिट चेक करते हैं तो हम सिर्फ क्लॉज ए से लेकर आई तक के आइटम्स को देखते हैं। क्लॉज जे यानी ग्रेचुइटी और क्लॉज के यानी रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स को इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं, मंथली पेमेंट्स नहीं है। इस डेफिनेशन का असर सिर्फ पीएफ पर नहीं बल्कि दूसरे एरियाज पर भी पड़ेगा। ग्रेचुइटी के लिए ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन अब नए वेजेस पर होगी। डेली वेज निकालने के लिए मंथली वेज को 26 से डिवाइड किया जाएगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए अब प्रो राटा ग्रेचुइटी का प्रोविजन है, चाहे उन्होंने 5 साल पूरे ना किए हों, बस 1 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। ओवरटाइम के लिए ओवरटाइम का रेट डबल द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस है, क्योंकि अब वेजेस की डेफिनेशन ब्रॉड हो गई है और उसमें डीम्ड वेजेस जुड़ सकते हैं, तो ओवरटाइम का पर आवर रेट भी बढ़ जाएगा। ओवरटाइम कैलकुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डिवाइजर 208 घंटे माना जाता है, जो 26 दिन और 8 घंटे की शिफ्ट पर बेस्ड है। लीव इनकैशमेंट के लिए ओएसएच कोड के तहत लीव इनकैशमेंट भी इसी यूनिफाइड वेज डेफिनेशन पर कैलकुलेट होगा। अगर कोई एम्प्लॉयर रिजाइन करने वाले एम्प्लॉय को 2 दिन के अंदर सेटलमेंट नहीं देता तो ये नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। कंप्लायंस ऑफिसर्स और एचआर लीडर्स के लिए मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव है, अपने पेरोल डेटा को ऑडिट करें, खासकर स्पेशल अलाउंस पर ध्यान दें। अगर आप स्पेशल अलाउंस दे रहे हैं और उसे वेजेस से एक्सक्लूड कर रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए कि वो पैसा किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए है। अगर वो सिर्फ एक बैलेंसिंग फिगर है तो इंस्पेक्टर उसे वेजेस में ऐड कर देगा और आपको पिछली डेट से इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब सीटीसी इंजीनियरिंग यानी लो बेसिक हाई अलाउंस का मॉडल लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेफ हार्बर यही है कि आपका बेसिक प्लस डीए आपके टोटल सीटीसी का कम से कम 50% जरूर हो। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये नए कोड्स सिर्फ रूल्स का बदलाव नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। भारत अब लो वेज लो सोशल सिक्योरिटी मॉडल से हटकर बेटर वेज बेटर सोशल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। एम्प्लॉयर्स के लिए कंप्लायंस अब एक ऑप्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल की शर्त है और एम्प्लॉयज के लिए ये उनके फ्यूचर और फाइनेंशियल सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए सतर्क रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इन नए मानदंडों को पूरी तरह से लागू करें। शिक्षित बनिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। Let's talk about something that affects pretty much everyone with a job in India, your salary. We're going to break down a huge new change in the wage code that could really shake up what your paycheck looks like. I mean, it's the classic mystery, isn't it? You get a job offer, you see that big flashy CTC number, your cost to company, and you get excited. But then when you look at what actually lands in your bank account, it's a lot less. Well, a huge reason for that gap is about to change, and we're going to explain exactly how. So to really get why this new rule is such a big deal, we have to rewind a bit and look at the old problem. For years, salary structures have been kind of messy and inconsistent, and that led to this widespread practice that people call CTC engineering. So why on earth would companies do this? Well, it was a clever way to save money. They'd often keep the basic pay part of your salary really, really low. We're talking maybe just 30% of your total CTC. Then they'd pack the rest of it with all sorts of different allowances. And this was all very strategic because your most important benefits, like your retirement savings, were calculated based only on that small basic portion. And the crazy thing is, this was all possible because the laws themselves were a total mess. The Provident Fund Act defined wages one way, and the Gratuity Act defined it another way. This created all these loopholes where companies could use allowances to make the CTC look big without actually having to contribute more to your benefits.
Now, the courts did try to step in and fix this. There is this huge Supreme Court ruling back in 2019 that basically said, hey, if you're paying an allowance to everybody, and it's not for any specific reason, it's just part of their basic pay, but that wasn't enough to fix the whole system. What we really needed was a complete legislative overhaul. And that right there brings us to the solution, a brand new, game-changing rule that's designed to standardize everything and make the whole system way more fair and transparent. So, as of November 21st, 2025, India has done a massive spring cleaning. It's taken 29 old, confusing labor laws and combined them into 4 new streamlined codes. And the most important thing for us is that all of these new codes use a single, unified definition of wages. No more ambiguity. And at the very heart of this new definition is one single powerful number, 50%. This is the new rule. It says that your core wages, the real fundamental part of your salary, must be at least 50% of your total pay. No more exceptions. The new law redefines wages using this really clear 3-part structure. First, you have the core stuff that's always counted as wages, like your basic pay. Second, there's a specific list of things that are excluded, like your house rent allowance and bonuses. And third, and this is the kicker, is the rule that says all those excluded things can't add up to more than half your total pay. Okay, let's break down how this actually works. It sounds complicated, but it's really just 4 steps. First, you figure out your total pay. Easy enough. Second, you add up all those excluded allowances. Third, you just check, is that pile of allowances more than 50% of your total pay? And if the answer is yes, well, that extra amount gets legally added right back into your wage base. And that extra bit has a special legal name, deemed wages. This is the key. It's basically the penalty amount that gets taken from your allowances and is deemed to be part of your core salary. This makes sure that your benefits are calculated on a much bigger, much more realistic number. Okay, so that's the theory, but what does this actually look like in the real world? How is this rule going to change your salary and your long-term savings? Let's get practical. To make this super clear, we're going to follow a simple example. Let's imagine an employee whose total monthly pay is a nice round 100,000 rupees. So look at this transformation. In the old system, this person's basic pay was only 30,000 rupees. That means all their benefits were calculated on that tiny amount. But now, under the new 50% rule, their 70,000 in allowances is way over the 50,000 rupee threshold. That extra 20,000 becomes deemed wages. It gets added back in, creating a brand new statutory wage base of 50,000 rupees. And boom, here's the direct impact. Your Provident Fund, or PF, contribution, and remember that's from both you and your employer, is now calculated on that much higher 50,000 rupee base, not the old 30,000. This means way more money is being socked away for your retirement every single month. Whoa, a 66% increase. That is a huge jump. So what on earth could that be? That's 66%? That's the potential boost to the base used for calculating your gratuity. You know, that big lump sum you get for your loyalty after working at a company for 5 years. By bumping up the wage base from 30,000 to 50,000, this new rule jacks up that long-term benefit by a massive 66%. And it doesn't even stop there. The ripple effect keeps going. Other important payments, like the money you get for unused vacation days, your overtime pay, even compensation if you get laid off, it's all now calculated on this new, higher, and frankly, more honest wage base. So let's zoom out. What's the big picture here? What's the real takeaway from all of this? Well, this isn't just some small tweak to the rules. It's a complete shift in how we think about salaries and Social Security. You can really think of it like this. We're moving from an old model of low-wage, low Social Security, where the focus was all on maximizing cash in hand today, to a totally new model of high-wage, high Social Security, where building long-term financial security is now the priority. So what does this mean for everyone?
Well, for you, the employee, it means your retirement fund is going to grow a lot faster. The trade-off is your monthly take-home pay might actually dip a little bit because of higher deductions. For employers, it means higher costs, for sure, and they've got to get busy redesigning their salary structures. And for the whole system, it just means more transparency, more standardization, and a lot less room for games. So the bottom line is this. The era of CTC engineering is officially over. Gone. The new rules are all about substance over clever structuring. So the real question you have to ask yourself is, have you looked at your own payslip lately? Is your salary ready for this new, more transparent era of wages? The Unified Definition of Wages, a Compliance Masterclass. The Indian employment landscape has recently undergone a tectonic shift with the notification and implementation of the 4 labor codes, specifically the Code on Wages 2019, the Code on Social Security 2020, the Industrial Relations Code 2020, and the Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code 2020, effective from November 21, 2025. The regulatory architecture governing the employer-employee relationship has been fundamentally rewritten. We have moved from a fragmented, statute-specific approach to a unified, code-based regime. For decades, human resources professionals and payroll administrators navigated a complex labyrinth where the term wages meant one thing for Provident Fund, another for gratuity, and yet another for the payment of wages. This ambiguity often incentivized what we call CTC engineering, the practice of structuring compensation with a minimized basic wage and maximized allowances to suppress statutory liabilities. That era is now legally terminated. At the heart of this unification lies a single standardized definition of wages, codified primarily under Section 2Y of the Code on Wages 2019 and mirrored in Section 288 of the Code on Social Security. This definition acts as the financial bedrock for India's entire social security architecture. To understand this, we must dissect the definition into 3 distinct parts: the inclusions, the exclusions, and the limiting provisos. First, let us look at the inclusions, or what we term the core wages. Under the new law, wages means all remuneration capable of being expressed in terms of money, which would, if the terms of employment were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his employment. Specifically, this unconditional wage base is comprised of 3 non-negotiable components: basic pay, dearness allowance, and retaining allowance. It is important to define retaining allowance clearly. As per the statute, this is the allowance paid to an employee to retain their services during periods when the establishment is not operating. These 3 components, basic, DA, and retaining allowance, automatically attract statutory liabilities like Provident Fund and gratuity. They cannot be structured out. Second, we move to the exclusions. The code provides a specific negative list containing 11 clauses, from Clause A to Clause K, detailing what does not constitute wages, provided specific conditions are met. Clause A excludes any statutory bonus payable under any law for the time being in force, provided it does not exceed the statutory maximum of 20% of wages. Clause B excludes the value of any house accommodation or the supply of light, water, medical attendance, or other amenities excluded by a general or special order of the appropriate government. Clause C explicitly excludes any contribution paid by the employer to any pension or provident fund and the interest which may have accrued thereon. Clause D excludes any conveyance allowance or the value of any traveling concession.
Clause E is a critical exclusion for compliance officers. It excludes any sum paid to the employed person to defray special expenses entailed on him by the nature of his employment. However, auditors must note that this is a high-risk component. If a special allowance is not linked to a specific, documentable variable expense, inspectors may reclassify it as basic pay. Clause F excludes house rent allowance. Clause G excludes remuneration payable under any award or settlement between the parties or order of a court or tribunal. Clause H excludes any overtime allowance. Clause I excludes any commission payable to the employee. Clause J excludes any gratuity payable on the termination of employment. And finally, Clause K excludes any retrenchment compensation or other retirement benefit payable to the employee or any ex gratia payment made on termination. While this list seems extensive, it comes with a game-changing condition known as the 50% cap, or the first proviso. This is the mechanism that prevents the low basic, high allowance structures of the past. The rule states that for the purpose of calculating equal remuneration and for the payment of wages, if the total of the excluded heads mentioned in clauses A to I, specifically conveyance, HRA, overtime, commission, and others, exceeds 50% or such other percentage as may be notified of the total remuneration payable, then that excess amount is deemed as remuneration and added back to the wages. In simple mathematical terms, your statutory wage is your core wage plus the specific amount by which your exclusions exceed 50% of the total remuneration. It is vital to note that retrenchment compensation and gratuity, falling under clauses J and K, are terminal benefits and are generally excluded from this monthly 50% test summation. This definition has immediate operational implications for your payroll calculations. For Provident Fund, the contribution remains 12% of the wages. However, the wage base is now the higher of the actual basic plus DA, or the deemed wage derived from the 50% rule. For gratuity, the calculation base is the last drawn basic plus dearness allowance. The divisor for a monthly paid employee remains 26 days. With the new codes, fixed-term employees have gained benefit parity under the Industrial Relations Code 2020. This means a contract worker with a fixed tenure is eligible for pro rata gratuity if they have completed 1 year of service, rather than the traditional 5-year continuous service requirement. For overtime, the stakes are significantly higher. An employee cannot be compelled to work more than 125 overtime hours per quarter. Furthermore, overtime must be paid at double the normal wage rate. Crucially, if an employee's statutory wage increases due to the 50% rule, their overtime rate increases proportionally. The hourly rate is derived by taking the monthly wage and dividing it by 26 days and then by 8 hours, effectively a divisor of 208. Regarding leave encashment, under the Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code 2020, an employee may encash leave balances exceeding 30 days at the end of a calendar year. If an employer fails to pay leave encashment to a resigned employee within 2 days of their departure, they are in violation of Section 32 of the Code. We must also address the payment of bonus. If an allocable surplus exists, the employer is required to pay a minimum of 8.33% up to a maximum of 20% of wages. This must be dispersed within 8 months of the close of the accounting year. Employers must also be vigilant regarding fines. Under the code, a fine imposed on an employee is legally valid only if the employee has been given an opportunity to show cause against the fine, adhering to the principles of natural justice.
In conclusion, the implementation of these 4 labor codes signifies a transition from a low-wage, low social security model to a high-wage, high social security regime. The 50% safe harbor is the new operational reality. Organizations must immediately audit their payroll data to identify employees whose excluded allowances exceed 50% of their cost to company. You must provision for increased gratuity and leave encashment liabilities in your balance sheets, as the base for these calculations has structurally expanded. By strictly adhering to these definitions, specifically Section 2Y and the calculation methodologies we have outlined, organizations can ensure immunity from non-compliance penalties while securing the financial well-being of their workforce. The era of wage arbitrage is over. The era of unified wages has begun.